ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर आकर पता लगती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम उज्जैन में हैं, तो ये उज्जैन का पार्ट 3 है। तो आज हम जाएंगे ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जितना हो सकेगा उतना कैप्चर करूँगी। मेरे साथ बने रहना, दर्शन करना। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आज हम सब ने ये ओम महाकाल की टी शर्ट पहनी है, अभी मैं सबकी दिखाती हूँ। और ये हमने यहीं से परचेज की थी। तो चलिए, अभी तो हम बस में बैठकर ओमकारेश्वर जाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। जय महाकाल। यहाँ पर चल रहा है फ़ोटोशूट और आप देख सकते हैं हम तीनों ने सेम ही टी शर्ट पहनी है महाकाल की। तो बस जल्दी से हम निकल गए थे अब बस स्टैंड के लिए। तो हमने होटल से अपना ऑटो किया और ऑटो से हम बस स्टैंड पहुँचे। ओमकारेश्वर जाने के लिए जो बस की बुकिंग होती है वो एक दिन पहले होती है, तो हम भी थोड़ा सा लेट हो गए थे। इसीलिए जो हमारी बस की बुकिंग हुई वो बिल्कुल लास्ट बस थी, तो लकीली हमें मिल गई थी। और इसका चार्ज था 320 रुपीज़ पर पर्सन। और सुबह सुबह ऑटो में बैठना तो अपने आप में कितना ही अच्छा लगता है। और ये आप देख सकते हैं हर सिद्धि माता का मंदिर है, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिखाया था और आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया। और जिसने भी नहीं देखा है तो इससे पहले वाले व्लॉग में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दिखाई दी, ये बिल्कुल बस स्टैंड पर ही थी, तो वो मैंने आप सबको भी दिखा दी थी। और हमने जैसे कि जल्दी निकले थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और यहाँ पर हम 7 बजे पहुँच गए थे, तो यहाँ पर ही हमने वड़ा पाव और पोहा ऐसा कुछ खाया था। उसके बाद फिर हम बस में बैठ गए थे और आप बस पर भी यहाँ पर किराया देख सकते हैं। तो बस अब हम बस में बैठ गए थे और करीब 8 बजे हम बस में बैठ गए थे। और ओमकारेश्वर जाने में 5 से 6 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं। थोड़ा सा ये बीच में गैप रोकते हैं, कुछ किसी को कुछ खाना हो तो फ्रेश वगैरह होना हो, उसके लिए वो बीच में रोकते भी हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर लगभग 140 किलोमीटर है, तो 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं। और रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा माउंटेन का एरिया भी आपको आएगा, तो जिसको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है वो पहले से ही वोमिट की मेडिसिन खा के बैठे, ताकि उसको आगे परेशानी ना हो। तो तराशा तो जल्दी उठ गई थी, तो हमने उसको सुला दिया था, तो उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और रास्ते में आप देख सकते हैं ये नदी भी पड़ती है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर जगह थी, बहुत ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बस अब हम पहुंच गए थे, बस से उतर गए थे और अब हम बैठ गए थे ऑटो में। तो वहां तक जाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो आप ऑटो में बैठकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ओमकारेश्वर लिखा है, तो हम ऑटो से भी अब उतर गए हैं और यहाँ पर आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे और यहाँ पर आपको मार्केट दिखाई देगा। तो ये पूरा मार्केट है जिसको हम पूरा पार करेंगे। और सामने आप देख ही सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको कहते हैं। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। तो जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो ऐसे दोनों भजन गाते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको सामने नदी दिख रही है ये नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के पास में ही ओमकारेश्वर मंदिर है। तो इसको पार करके जाना होता है। तो सामने आप ये ब्रिज देख रहे हैं, या तो आप इस पर जा सकते हैं या फिर आप बोट से जा सकते हैं। तो जब आपके साथ बच्चा हो तो आप समझ ही सकते हैं कि आप बोट से ही जाओगे, तो उसको बोट में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हम इस ब्रिज से नहीं गए थे, हम बोट से गए थे। तो आप दोनों तरीके से मंदिर में जा सकते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर लोग स्नान करने के बाद फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी टाइम लिमिट थी, हमें बस तक 5 बजे तक पहुँचना था। तो बस ये था उस टाइम के, बस जल्दी से दर्शन कर लें, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे थे
तो कुछ भी नहीं पता था कैसे दर्शन होते हैं, कैसे लाइन में लगते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्नान नहीं किया था। और उस टाइम पर इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और मैंने तराशा को बोला कि आप कैप लगा लो, बट उसको कैप नहीं लगाना था। बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है उसमें, मुझे कैप नहीं लगाना। तो फिर मैंने उसको इस तरीके से हैंकी बांध दिया था ताकि उसका सर बचा रहे, क्योंकि अगर सर गर्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस बोट में बैठकर जा रहे हैं मंदिर। और ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि आप पूरी नर्मदा नदी को इस तरीके से पार करके फिर मंदिर जाओगे, तब दर्शन करोगे। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जिस पर्वत पर बसा है उसे मनदाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि राजा मानदाता ने इस पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, खुश किया था। और तभी से ही हमारे भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और तभी से ही इस पर्वत को मनदाता पर्वत कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो बस अब बोट से आ गए हैं और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये आपको मार्केट दिखाई देगा। यहाँ पर अगर किसी को कुछ भी थोड़ा बहुत खाना है तो खा सकते हैं। उसके बाद हम गए मंदिर में। और मंदिर में मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी संगत थी कि शायद आपका शाम तक भी नंबर नहीं आता। वहाँ पर एक नॉर्मल लाइन लगती है, एक वीआईपी की लाइन लगती है। तो तराशा की वजह से हमने वीआईपी का वहाँ पर टिकट लिया, जो कि उसका चार्ज था 300 रुपीज़। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल लाइन में लगें और उसके बाद दर्शन करें, बट यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा भक्त थे और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने फिर ये टिकट लिया। और आगे मैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वो आप ज़रूर देखना। और इस पॉइंट पर जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इस पॉइंट पर आकर वो दोनों लाइनें एक हो जाती हैं। जो नॉर्मल लाइन है और जो वीआईपी लाइन का टिकट होता है वो दोनों एक हो जाती हैं। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर का पूरा दिखा रही हूँ। तो यहाँ तक तो फ़ोन अलाउ था, बट इससे आगे फिर फ़ोन अलाउ नहीं था। तो बस इसके बाद हमने बाबा के दर्शन किए और हमें इतना भी टाइम मिला कि हमने जल भी चढ़ाया। तो बहुत अच्छा लगा, माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं आप सबको भी दिखा रही थी कि आप सब भी देख लीजिए कितने ज़्यादा यहाँ पर भक्त हैं। और होता भी है, सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो बस अब मंदिर से हम बाहर आ गए थे और हम जो नर्मदा नदी है वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ा सा थक गए थे। और ऐसा नहीं है कि आप वीआईपी लाइन में एकदम से पहुँच जाओगे, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा आराम किया। और तराशा को यहाँ पर नहाना था, उसका बहुत ज़्यादा मन था, तो हमने तराशा को यहाँ पर नहला दिया था, स्नान करा दिया था। और उसके बाद हम बोट में बैठ गए थे ममलेश्वर जाने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बोट कीजिए और वो आपको आसपास की बहुत सारी जगह घुमा देंगे, 5-6 जगह। और फिर आप आराम से ममलेश्वर जा सकते हैं। तो हम तो नहीं गए थे, हमारे पास उतना टाइम नहीं था। और सच बताऊं तो बहुत थकान भी हो गई थी, क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर। और ये वो ब्रिज है जो मैं आपको बता रही थी कि आप इससे भी मंदिर जा सकते हैं और आप बोट से भी मंदिर जा सकते हैं। और हाँ, बोट में बैठकर भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और अब हम बोट से इस पार से उस पार आ गए हैं। और कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी आपकी यहाँ की जो यात्रा है वो संपूर्ण और सफल मानी जाती है। और ये जो आप तराशा के हैंड में देख रहे हैं, ये हैं शिवलिंग। ये एकदम नेचुरल होते हैं, नर्मदा नदी से निकलते हैं। तो जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ से लेकर आते हैं, ये नर्मदा नदी में ही निकलते हैं। और इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है। इनका जो कलर होता है वो भी कोई मशीन से नहीं बनते, बिल्कुल ऐसे ही नर्मदा नदी से निकलते हैं। तो जब भी आप आएँ आप भी इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर से पहले जो मार्केट होता है वो इस तरीके का यहाँ पर लगा हुआ है। सो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में।
और आप बाहर से देख सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ रात को शयन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वीआईपी लाइन उस टाइम पर नहीं थी, एक ही लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मंदिर के पास ही इतने ही भक्त हैं, तो हम इसी लाइन में लग गए थे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट में हमने भगवान के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए थे। तो जहाँ भी हम गए हैं बहुत ही अच्छे से एकदम दर्शन हुए हैं। तो बस यहाँ तक मैं आप सबको दिखा सकती हूँ। सामने लिखा है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला ये मंदिर है। एक बार मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। तो सुबह 4:30 बजे ये खुलता है और भगवान की मंगला आरती होती है। 12:30 बजे ये बंद हो जाता है भगवान का भोग लगने के लिए। 4 बजे भगवान का श्रृंगार होता है, तब बंद कर दिया जाता है। 4:45 पर फिर मंदिर खुलता है और फिर रात में 9:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। ये सब हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया। तो बस अब आप देख ही सकते हैं, छोटी सी महादेव की ये भक्त है और सही में ये छोटी सी है बट बहुत ही बड़ी भक्त है ये महादेव की। कितनी बार हमें ऐसे लगता है कि तराशा परेशान हो जाएगी, बट वो कभी परेशान नहीं होती है, बहुत कोऑपरेट करती है। जब भी हमें लाइन में लगना होता है तो कभी परेशान नहीं होती है, हमारे साथ ऐसे ही भजन गाते हुए आराम से दर्शन करती है। तो इस मामले में मैं तराशा की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करूँगी कि उसकी वजह से हम भी बहुत अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। तो बस अब हम वापस आ गए थे बस में और अब हम जा रहे हैं घर। उसके बाद यहाँ पर आप सनसेट देख सकते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब बस से उतर रहे हैं, फिर हम बैठे ऑटो में, ऑटो से जा रहे हैं अब घर। और उस टाइम पर कुछ था, ईद या कुछ ऐसा था उस टाइम, तो मार्केट बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। और कुछ पॉइंट मुझे आपको बताने हैं जो आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और जो भस्म आरती के बारे में भी 1-2 लोग मुझसे पूछ रहे थे, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो एंड भी ज़रूर देखना। तो छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमने फेस की, जो भी हमें लगा, वो सारी मैंने एंड में आपको बताई है। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि रास्ते में बस चुटपुट छोटा मोटा ही खाया था। कभी मैगी खा ली, कभी पोहा खा लिया, ये वो। तो प्रॉपर जब तक खाना नहीं मिलता है तब तक भूख शांत नहीं होती है। तो हम किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, हमने होटल में ही अपना यहाँ पर डिनर मंगा लिया था। और यहाँ पर मैं तराशा को मना ही कर रही थी इवन रहने दो, बट वो बोल रही थी नहीं मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऑर्डर करना, तो वो फ़ोन लेती है क्योंकि बच्चों को आजकल टेलीफ़ोन देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर होटल में वो होते हैं। तो वो टेलीफ़ोन लेके ऑर्डर करती है जो भी उसका मन करता है, और फिर वो जब आता है तो उसको बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर हमने मिलकर किया डिनर। और उसके बाद अब मैं वीडियो का एंडिंग करूँगी मॉर्निंग में, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई थी, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आप सबसे बात करने की। तो मैंने सोचा चलो सुबह को एंडिंग कर दूँगी। तो इस व्लॉग की एंडिंग अब मैं सुबह कर रही हूँ। और मुझे 2-3 बातें आपके साथ शेयर करनी थी, इसी वजह से मैंने एंडिंग भी नहीं की थी। सबसे पहली बात, जब हम ओमकारेश्वर में गए थे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित जी मिलेंगे जब आप दर्शन करने के लिए जाओगे, और वो आपको बोलेंगे कि हम आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे, आप हमें 1000 या फिर 1500 ऐसे वो चार्ज करेंगे और हम आपको ऊपर लेकर जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप उन सब के बहकावे में मत आना। आप जहाँ से भी लाइन स्टार्ट होती है दर्शन की, उससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो पुल के पास एक आपको रसीद काउंटर मिलेगा। वहाँ पर वीआईपी की एक रसीद मिलती है और वो उसका चार्ज होता है पर पर्सन 300 रुपीज़। तो वो आप वहाँ से लें। और उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे 500 पर रुपीज़ की होती है, बट आप 300 की, इस टाइम पर जो मैं गई हूँ उस टाइम पर 300 की वहाँ पर रसीद मिलती है।
तो वो वीआईपी की आप वो लीजिए और वहाँ से आप डायरेक्ट जाइए। किसी भी पंडित जी की किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको। आप आराम से जाइए और दर्शन कीजिए। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तब तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ तराशा थी तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, बहुत ही भक्त लोग थे, बहुत सारे संगत थी वहाँ पर। तो छोटी है तराशा और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती क्योंकि इतना धक्का मुक्की रहती है। ऑब्वियसली होती है, जब बहुत सारे भक्त होते हैं सभी को दर्शन करने होते हैं तो धक्का मुक्की तो फिर होती है। तो उससे बचने के लिए हमने वीआईपी वो रसीद ली थी, बट मुझे ये सही नहीं लगता है। सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी बच्चे के लिए करना पड़ता है। तो जो छोटे बच्चे हैं तो वो तो मैं यही आपको भी सलाह दूंगी कि आप वही लें, और अगर संगत नहीं है ज़्यादा तो आप नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे मेन तो ये है कि आप किसी भी पंडित जी के बहकावे में मत आना और आराम से आप दर्शन करना। नेक्स्ट है, जब हम गए थे ममलेश्वर मंदिर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी, तो हम नॉर्मल लाइन में लगे और वहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किए। वहाँ पर भी वीआईपी लाइन है, बट वहाँ पर हम नहीं लगे क्योंकि वहाँ पर इतनी संगत नहीं थी। हम आराम से रुके और वहाँ से हमने दर्शन किए। और जब हम महाकाल गए थे तो वहाँ पर भी 250 की वीआईपी लाइन थी, तो वहाँ पर भी हमने कोई वीआईपी का टिकट नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर भी नॉर्मल लाइन आराम से चल रही थी, दर्शन ठीक से हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे संगत नहीं थी, भक्त नहीं थे। तो वहाँ पर भी नॉर्मल लाइन में लग के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर आकर पता लगती हैं, और जब हम फेस करते हैं तो लगता है कि अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको व्लॉग में बता रही हूँ। नेक्स्ट है कि जब आप रूम बुक करें तो आप हो सके तो, अगर आपके पास इतना टाइम है या फिर आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 1 मंथ पहले से होटल बुक करें, तो वो मंदिर के पास में मिल जाएंगे, ताकि आपको जो ऑटो का चार्ज है वो देना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं फिर वो बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, 100, 150 इस तरीके से वो चार्ज करते हैं, जिसमें कि वो 20 और 30 रुपीज़ में आपको पहुँचा दें। बट नहीं, वो उतना चार्ज नहीं करते, फिर वो 100 लेते हैं सीधा और 150 लेते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो आप कोशिश करना कि आप होटल अपने मंदिर के पास में लें ताकि आप इन चीज़ों से बच जाएं। और नेक्स्ट है कि गर्भगृह में बिल्कुल भी कोई भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, दूर से ही दर्शन होते हैं। तो गर्भगृह में अब एंट्री नहीं है। एंड नेक्स्ट है कि भस्म आरती के लिए बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे हमें देखना है, कैसे करना है। तो उसके लिए भी मैं पूरा एडिटिंग जब करूँगी उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेंगे तो उसमें फिर आपको पूरा दिन आपका लग जाता है, पूरा लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद आपको टिकट मिलता है। तो हो सके तो आप ऑनलाइन ही करें अगर आपका हो जाए, अदरवाइज़ तो फिर आपके पास ऑफलाइन ही ऑप्शन है। अब मेरा जितना भी मानना है, जितना मैंने देखा है यहाँ पर, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो भस्म आरती को बस बाहर से ही हाथ जोड़ लें, या फिर जो वीआर होते हैं वो दिखाते हैं, आप उसमें देख सकते हैं भस्म आरती, उसमें भी दिखाया जाता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप प्लीज़ वहाँ पर बच्चों को लेकर मत जाइए, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि जो आरती का टाइम है वो 4 बजे है, और मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग 9 बजे आकर पूरा बैठ जाते हैं लाइन में। तो आप सोचिए कि 9 बजे से वो 12 बजे तक उस लाइन में खड़े होते हैं, उसके बाद उनकी एंट्री होती है, फिर वहाँ पर वो बैठते हैं, तो पूरी रात लग जाती है और बहुत लोग लाइन में लगते हैं। तो इतना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। और सबसे मेन बात तो देखिए ये है कि अगर बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं तो वैसी भक्ति से क्या फ़ायदा। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप फिर उसको अवॉइड कीजिए, आप दूर से ही बस हाथ जोड़ लीजिए। तो मैंने भी यही किया था। हस्बैंड लग गए थे लाइन में और उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन किए भस्म आरती के, और उनका भी यही कहना है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ उनको परेशान मत कीजिए, क्योंकि उनको इतना समझ होता नहीं है और फिर वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप किसी को, अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ सकते हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप ऐसे करके दर्शन कर सकते हैं। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, जो मैंने फेस की, जो मैंने देखी, जो मुझे लगा, तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया।
एंड अगर किसी को और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझसे जाननी है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं वहाँ पर भी बता दूँगी। तो फाइनली अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, जय महाकाल।